समष्टि अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 1 परिचय के लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे हम इस वीडियो में कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट वीडियो जो क्वेश्चंस हैं जो समष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर फर्स्ट से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ये पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह इंपॉर्टेंट वीडियोज़ पढ़ने के लिए। पेपर नज़दीक है और प्रिपरेशन कंप्लीट होनी चाहिए, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ नकुल सर। चलिए एक एक क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। देखिए महत्व भी आ सकता है, समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं भी आ सकती हैं, तो आपको तैयार रहना है। फिलहाल यहाँ पर महत्व ज़्यादा पूछा गया है, 2 या 3 बार पूछा गया है, तो महत्व की बात करेंगे। तो समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ पहले लिखिए। समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? समष्टि मतलब होता है समग्र। समग्र मतलब क्या होता है? कुल, यानी कि अर्थव्यवस्था की ऐसी समस्याओं जिसका अध्ययन एक साथ किया जाता है, समग्र रूप से किया जाता है, सामूहिक रूप से किया जाता है, उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। मतलब अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की बड़ी एवं सामूहिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे रोजगार की मात्रा, राष्ट्रीय आय, कुल व्यय, विदेशी विनिमय आदि। इसी के साथ आपको समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व भी बताना है। तो महत्व की अगर बात करते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के क्रियाकलापों को समझने में सहायक है ये, आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक है, साथ ही व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में सहायक है। तो इसका कंप्लीट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप यूँ कहें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आय के वर्तुल चक्रीय प्रवाह को विस्तार से समझाइए। इसको वर्तुल प्रवाह भी कहते हैं, चक्रीय यानी कि गोल गोल घूमने वाला। आय का चक्रीय प्रवाह होता क्या है? अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आय और व्यय का जो निरंतर प्रवाह होता है, उत्पादन से आय प्राप्ति होती है, आय फिर व्यय किया जाता है, फिर उत्पादन की वृद्धि होती है। ये जो चक्र होता है, ये जो प्रवाह होता है, उसे आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। इस प्रवाह का ना तो आरंभ होता है ना कोई अंत होता है। आय के चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्ति और भुगतानों का प्रवाह बराबर होता है। एक को जितना प्राप्त होता है दूसरा उतना भुगतान करता है, दोनों बराबर होते हैं। प्रत्येक वास्तविक प्रवाह जिस दिशा में होता है उसका मौद्रिक प्रभाव उसकी विपरीत दिशा में होता है, ठीक है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं डायग्राम में। 2 क्षेत्रों के बीच हम प्रवाह की बात करते हैं, फर्म और परिवार। परिवार से फर्मों को वस्तु और सेवाएं आती हैं और फर्में उन वस्तु और सेवाओं का प्रयोग करके जो है साधन सेवा उत्पादन करती हैं, ठीक है, भूमि पूंजी देती हैं। तो ये हो गया आपका वास्तविक प्रवाह। दूसरी तरफ फर्म जो है परिवारों को मौद्रिक साधन भुगतान करती हैं, जैसे भूमि के बदले में किराया, पूंजी के बदले में ब्याज, श्रम को मजदूरी, साहसी को लाभ भुगतान करती है परिवार को। वहीं पर परिवार वस्तु और सेवाओं के उपभोग के बदले में मौद्रिक भुगतान देती है। इस प्रकार से क्या देखिए, दोनों ही क्षेत्र आपस में बराबर है, एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो ये प्रवाह जो है चलता रहता है, फर्म से परिवार को, परिवार से फर्म को। तो इसी प्रवाह को हम आय का चक्रीय प्रवाह कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र की पारस्परिक निर्भरताओं को स्पष्ट कीजिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र किस प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, इसको आपको स्पष्ट करना है। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र जहाँ पर हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, और समष्टि अर्थशास्त्र जहाँ हम समग्र इकाइयों का अध्ययन करते हैं। वहाँ पर व्यक्तिगत होता है, यहाँ पर समग्र होता है, लेकिन ये होने के बावजूद दोनों ही एक दूसरे के क्यों? अगर हम यूँ कहें राष्ट्रीय आय की गणना की जाए, राष्ट्रीय आय किसकी होती है? लोगों की होती है। राष्ट्र में रहने वाले लोग, यानी कि एक लोग, हर एक की व्यक्तिगत एक आय को हम जोड़ेंगे तो सभी लोगों की आय मिलकर राष्ट्रीय आय होता है। यानी कि व्यष्टि आय के बाद ही समष्टि आय का अध्ययन होता है, समष्टि आय के अंतर्गत ही व्यष्टि आय का अध्ययन होता है। तो अगर इसके अर्थ की संबंधों की बात करें कुछ इस तरह से है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए सामान्य मजदूरी स्तर का निर्धारण समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है,
जबकि एक उद्योग में मजदूरी की दर का निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। सामान्य मजदूरी दर मतलब देश के रोजगार के लिए जो मजदूरी है वो समग्र में है कि सबके लिए होता है, लेकिन जब हम एक ही फर्म की बात करते हैं वहाँ पर मजदूरी दर की बात करेंगे तो व्यष्टि। यदि एक उद्योग में मजदूरी दर तय की जाती है तो उस पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का प्रभाव होता है, और अगर सामान्य कीमत स्तर का किसी वस्तु पर कीमत स्तर का प्रभाव पड़ेगा, मतलब एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। अगर आप सामान्य कीमत स्तर देंगे तो समग्र स्थिति है, वहीं पर एक वस्तु की कीमत पर उसकी का प्रभाव होता है कि उसी के आसपास निर्धारित होता है। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र को प्रभावित करता है तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र भी समष्टि अर्थशास्त्र को प्रभावित करता है। व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के उत्पादन पर ही देश के कुल उत्पादन स्तर की निर्भरता होती है। ये तो इसका आंसर हो गया। और नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। ये अंतर आपको पहले भी मैंने व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंतर बताया, क्योंकि ये दोनों में पूछा सकता है तो यहाँ पर भी बता रहे हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी या व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन जहाँ किया जाता है उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थव्यवस्था की सामूहिक इकाइयों का अध्ययन जहाँ किया जाता है उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थव्यवस्था के एक अंक का अध्ययन किया जाए व्यष्टि अर्थशास्त्र, क्योंकि ये व्यक्तिगत होती हैं, छोटी छोटी इकाई का अध्ययन, तो अर्थव्यवस्था की केवल एक अंक का एक बार में अध्ययन किया जाता है। जैसे एक उत्पादक संतुलन का अध्ययन, एक फर्म का अध्ययन, एक वस्तु के निर्धारण का अध्ययन, ठीक है, एक व्यक्ति के रोजगार का अध्ययन, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के संपूर्ण या समग्र मतलब सबका अध्ययन एक साथ किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय आय किस तरह से निर्धारित, जब राष्ट्रीय आय के अध्ययन करेंगे इसके अंदर सभी लोग, पूरे राष्ट्र के रहने वाले लोगों की आय शामिल हो जाती है। यह योग को तोड़ने की क्रिया है। ये समग्र को क्या है व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया जाता है तो उसको छोटा करके किया जाता है, जबकि ये योग करने की क्रिया है क्योंकि यहाँ सभी व्यक्तियों का योग करके फिर उसका अध्ययन किया जाता है। और लास्ट अंतर में आप लिख सकते हैं मुख्य विषय है समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र का सिद्धांत का विश्लेषण करना कीमत सिद्धांत के अंतर्गत, यहाँ पर कीमत सिद्धांत को ध्यान में रखा जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय व रोजगार के निर्धारण पर ध्यान रखा जाता है। तो ये कुछ अंतर है, इसको लिखने से आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। और इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? समष्टि अर्थशास्त्र की अगर देखें तो अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, फर्म, घरेलू क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र, यानी कि शेष भारत। फर्म का मतलब होता है जो उत्पादन करने वाली क्षेत्र होता है, यानी कि उत्पादक संख्या कौन कौन सी। इसका उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्ति के लिए वस्तु और सेवा का उत्पादन करना होता है। दूसरा घरेलू, जिसको हम कहते हैं परिवार क्षेत्र। परिवार क्षेत्र में उत्पादन के सभी साधन शामिल होते हैं, जैसे श्रम है, भूमि है, पूंजी है, साहसी है, ये सब कुछ घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि घरेलू क्षेत्र के थ्रू ही उत्पादों को प्राप्त होता है। साथ ही साथ व्यक्तिगत उपभोक्ता और निवेशक भी वो घरेलू क्षेत्र में शामिल होते हैं। सरकार के विभिन्न आर्थिक क्रियाकलाप आते हैं इसमें, और विदेशी में मतलब विभिन्न वस्तुओं सेवाओं के आयात और निर्यात शामिल किया जाता है। तो ये समष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख क्षेत्र हो गए। अगर आपसे कहीं पर अलग से पूछा जाता है एक क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं, वैसे कम आता है लेकिन पूछा जाता है 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह, या फिर आय के चक्रीय प्रवाह का 4 क्षेत्रीय मॉडल भी कहा जाता है। तो इसमें समझना होगा 4 क्षेत्र कौन कौन सा है। अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो वो है पहला फर्म, परिवार, सरकार और शेष विश्व। जब इन चारों के बीच में क्रियाएं आपस में होती रहती हैं उसे चक्रीय प्रवाह कहते हैं। पहले क्रिया परिवार और फर्म के बीच में होती हैं। परिवार को द्वारा यहाँ पर साधन सेवा दी जाती है और फर्मों के द्वारा साधन भुगतान किया जाता है। सरकार को परिवार कर का भुगतान करते हैं, सरकार से परिवार को हस्तांतरण भुगतान और सेवाओं का भुगतान आता है। वहीं पर फर्म और सरकार के बीच में भी सेम संबंध होता है। फर्म के द्वारा कर का भुगतान किया जाता है और सरकार उन्हें अनुदान देती है या सरकारी खरीद करती है।
दूसरी ओर शेष विष जो चौथा होता है, इसके अंत से परिवार अंतर्राष्ट्रीय साधन आय की प्राप्ति करती है और परिवार के द्वारा इनको साधन व्यक्तिगत हस्तांतरण प्राप्त किया जाता है। और शेष विश्व से फर्म के बीच में आयात और निर्यात का संबंध होता है। फर्में आयात करती है और निर्यात करती है शेष विश्व को। बीच में इन सबको एक की सहायता प्रदान करने का काम, लिंक जोड़ने का, वो है वित्तीय व्यवस्था, जो बचत जमा करती है और उधार देती है। ये किसी भी अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रिया का एक अहम पहलू होता है, जो सभी क्रियाओं के बीच, सभी क्षेत्रों के बीच में तालमेल बिठाती है। तो ये हो गया आपके पहले चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लघु उत्तरीय। इसके बाद हम लगातार जो है हर एक चैप्टर की बात करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।